Good evening, everyone. Am I audible? ऑनलाइन वालों, आप नए आए क्लास में? कब ज्वाइन किया आपने? तो पुराने लेक्चर्स देख लिए? ठीक है। कैसी रही दिवाली आप लोगों की? कितने लोग घर पे गए थे दिवाली पे? एक बस? कितने लोग दिल्ली में ही थे जिन्होंने दिल्ली के पटाखे देखे, सूंघे? कैसा था यहाँ पे? स्मॉग था पूरा? नहीं था? बारिश हो गई थी? दिवाली बारिश हुई थी यहाँ पे? हाँ, एक दिन पहले हो गई थी, बारिश से बच गए। माई दिवाली वाज गुड, कोई पूछ रहे हैं। दिवाली पे मैं बस क्रिकेट खेलता हूँ और कुछ नहीं करता। सो आई प्लेड आफ्टर ए ईयर, एक साल बाद हमने खेला। सो रिवीजन कर लिया आप लोगों ने? कितने लोगों ने एथिक्स को रिवाइज कर लिया ये 6-7 दिन जो मिले उसमें? आप तो बहुत दिनों बाद दिखे हो भाई। मुझे लग रहा है कि थ्योरी क्लास तो आप लास्ट की 8-9 तो आई नहीं। आप लाइव देख रहे थे? क्या नाम है आपका? उत्कर्ष। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो आज कैसे तीव्र इच्छा आ गई आपको लाइव आने की? आंसर राइटिंग के लिए? अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। तो कितने लोगों ने रिवाइज कर लिया एथिक्स को पूरा? अरे जीवन, रिवाइज नहीं किया तुमने? पूरा नहीं हुआ? 6-7-8 दिन छुट्टी थी मेरे ख्याल से, 8 दिन में भी रिवाइज नहीं हुआ पूरा। अगले साल करेंगे? अरे 8 दिन तो बहुत होते हैं। अच्छा ठीक है। अभी कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए 1 घंटे में? 5? 6 हुए। 6 के हिसाब से आप 3 घंटे में कितने करोगे? 180 नंबर के क्वेश्चन। 70 नंबर का पेपर छूट रहा है अभी आपका। कितने लोगों ने 7 किए? 8 आप ही ने किए बस। मेज लिखा है क्या आपने अभी रिसेंटली? 22 वाला लिखा है तो फिर वो काउंट नहीं हो। मुझे लगा 23 वाला लिख के आ रहे हो, उसी फ्लो में 8 लिख दिया आपने, उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए। ठीक है, देखो एक तो ये बात है कि अभी जो नेक्स्ट की 6 क्लासेज आपकी होंगी आंसर राइटिंग की, उसमें कम से कम पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। आई होप 80% तो हो गया होगा। 70% सिलेबस कितने लोगों का रिवाइज हो गया? 70%। लेस देन 50% कितने लोग हैं? क्या कर रहे थे भाई आप? सुतली बम फोड़ रहे थे? घर पे क्या चल रहा था? ऑनेस्टी बहुत पसंद है मुझे इसकी है। वकील साहब भी नहीं आए आज तो। ओके ठीक है, तो इन 6 दिनों में, अच्छा क्वेश्चन तो मैंने 11 बजे ही भेज दिए थे लोगों को। नेक्स्ट टाइम से बोल रहे हैं पहले अपलोड कर देना, तो पहले कर देंगे। ठीक है, उसका इश्यू नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, कुछ कर करके सीखते हैं, एंड देन धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस का टेम्पलेट में डिस्कस करूंगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद अ क्वेश्चन दैट वीकनेस ऑफ एटीट्यूड बिकम्स वीकनेस ऑफ कैरेक्टर। वीकनेस ऑफ एटीट्यूड बिकम्स वीकनेस ऑफ कैरेक्टर, मतलब ए लीड्स टू बी। दिख रहा है आपको? साफ साफ दिख रहा है? केवल 2 कीवर्ड दे दिए हैं और उन 2 कीवर्ड के बीच में पूछा है रिलेशनशिप। हैंडआउट सब सुनो, अभी हैंडआउट में कहां है?
लिखा नहीं आपने, टेस्ट नहीं लिखा? अच्छा, तो ले लेना, बाद में ले लेना उसको, ले आओ जाओ, ठीक है। हाउ ए लीड्स टू बी इज समथिंग, जो एक कॉमन पैटर्न है। अब इसमें क्या हो सकता है? हाउ ई आई हेल्प्स इन रिजॉल्विंग कॉग्निटिव डिसोनेंस या क्राइसिस ऑफ कंसाइंस, यस और नो? हाउ ई आई हेल्प्स इन रिजॉल्विंग कॉग्निटिव डिसोनेंस या क्राइसिस ऑफ कंसाइंस, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। उसमें भी सेम पैटर्न है, हाउ ए लीड्स टू बी। आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरी बात समझ में आपको? तो बेसिकली दो वेरिएबल के बीच में एक रिलेशनशिप इन्होंने एस्टेब्लिश कर दी है। हाउ स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड, वीकनेस ऑफ एटीट्यूड बिकम्स वीकनेस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो इसको करने का एक तरीका मैंने आपको बताया था कि आपको ए को तोड़ देना है और उससे फिर बी को लिंक करते रहना है, या वैसा वर्षा भी कर सकते हो। इस केस में हमारे लिए ज्यादा आसान ये है कि हम ए को ही तोड़ दें, क्योंकि हमको एटीट्यूड के बारे में थोड़ा ज्यादा पता है। एटीट्यूड कंपोनेंट हमको पता है ना, कैब मॉडल, यस और नो? कंपोनेंट पता है ना। ऐसे ही हाउ ई आई हेल्प्स इन रिजॉल्विंग क्राइसिस ऑफ कंसाइंस, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी का, मैं मन से नहीं बोल रहा हूं, यस और नो? तो उसमें ई आई के जितने 5 कंपोनेंट हमने पढ़े है ना, उन कंपोनेंट से कैसे क्राइसिस ऑफ कंसाइंस रिजॉल्व होगा वो बताएंगे। आ रही मेरी बात समझ में? तो इस केस में क्या करेंगे कि एटीट्यूड के जो 3 कंपोनेंट हैं हम उनमें देखते हैं। अच्छा, वीकनेस ऑफ एटीट्यूड बिकम्स वीकनेस ऑफ कैरेक्टर। एक चीज तो हमेशा ध्यान रखना सेक्शन ए में कि कभी भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, इफ यू आर शॉर्ट ऑन पॉइंट्स या इन जनरल अगर आपको कोई डायमेंशंस और खोलनी है, सो दैट डायमेंशन इज कंट्रास्टिंग डायमेंशन, ठीक है। जैसे इस केस में क्वेश्चन दिया हुआ है वीकनेस ऑफ एटीट्यूड बिकमिंग वीकनेस ऑफ कैरेक्टर, उल्टा भी लिख दीजिए, दैट इज हाउ स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड हेल्प्स इन बिल्डिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ठीक है। तुम यार पजल्ड आदमी हो बहुत, मुझे बोला हुआ है ना बीच में मत रोका करो, आपको मैंने बोला डाउट, एनी डाउट बोला मैंने, ठीक है। सो हाउ स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड बिकम्स स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज दिस इज कॉल्ड कंट्रास्टिंग अप्रोच, है ना। जब भी आप सेक्शन ए में अपना आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो एक ही तरह से पॉइंट को प्रूव करने की बजाय आप उसका पॉजिटिव साइड भी दिखा दीजिए। उल्टा भी हो सकता था, अगर क्वेश्चन सीधा सीधा आता कि हाउ स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड बिकम्स स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, तो स्ट्रॉन्ग 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 लिखते और फिर एक डायमेंशन आप वीकनेस का खोल देते कि हाउ वीक एटीट्यूड बिकम्स वीक कैरेक्टर। अरे मेरी बात समझ में आपको? इट इज द मैटर ऑफ प्रोपोर्शन। क्वेश्चन का जो प्रोपोर्शन है वो मैटर करेगा। जब मैं यहां पे स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट को लिखने की बात कर रहा हूं, जब यहां पे मैं स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट को लिखने की बात कर रहा हूं, तो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट नॉट नेसेसरली मोर देन 20% ऑफ द आंसर। अरे आपको बात समझ में? सुनो बासु जी, नॉट मोर देन 20% ऑफ द आंसर, ठीक है, जो दूसरा डायमेंशन में खोलने की आपको बात कर रहा हूं। सो नाउ योर आंसर विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ठीक है। हाउ वीक एटीट्यूड बिकम वीक कैरेक्टर एंड देन हाउ स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड लीड टू स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ठीक है। अरे ज्यादातर बच्चे यहीं पे अपना आंसर खत्म कर देते हैं। सुनो बासु, अभी होता यह है कि जब बच्चे केवल वीकनेस वाले पार्ट पे लिख रहे होते हैं, ठीक है, इट इज लाइक एस्से। जब आप एस्से पे लिखोगे और सिंगल तरह के डायमेंशन को ही खोलना शुरू कर दोगे, और सपोज आपने इसी में पूरे पेज भर दिए, है ना, 10 मार्कर आपने इसमें पूरा भर दिया, देन वो क्या है कि मतलब जैसे मैंने एस्से में आपको बताया था ना कि योर एस्से शुड नॉट बी यूनिडायमेंशनल, ठीक है। सो यहां पे फिर वो आंसर उतना अच्छा लगता नहीं है, तो इसीलिए पूरा पेज उससे भरने की बजाय, इवन दो इट इज ए 10 मार्कर, आपको 2 पेज लिखने हैं, पूरा पेज इससे भरने की बजाय कुछ पेज आप बचाइए, 20% के आसपास आप बचा सकते हैं, या 2 या 3 पॉइंट ही भले ही लिखिए, वो दूसरे डायमेंशन के लिए लिखिए। दैट इज हाउ स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड बिकम्स स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। सो दिस इज नॉट एट ऑल थिंग अबाउट कि वेदर इट 10 मार्कर क्वेश्चन 15 मार्कर क्वेश्चन, दिस इज अबाउट द प्रोपोर्शन, क्योंकि 10 मार्कर में आपको 2 पेज भरने हैं एंड इट इज अप टू अस कि वो 2 पेज हम कैसे भरें। एक तरीका ये हो सकता है कि मैं एक ही साइड से आर्गुमेंट करता करता पूरा पेज भर दूं, ठीक है, तभी ये इनको बासु जी को डाउट आया, वो नहीं करना है, ठीक है। यू एड सम अनदर डायमेंशन ऑल्सो ताकि वो फ्रेशनेस आए आपके आंसर्स में, ठीक है। सो यू एड दिस पॉजिटिव पार्ट। नाउ वी नो द एटीट्यूड हैव दिस 3 कंपोनेंट, अफेक्टिव कंपोनेंट, कॉग्निटिव कंपोनेंट एंड बिहेवियरल कंपोनेंट, यस और नो। सो अफेक्टिव कंपोनेंट अगर हमारे अंदर एंगर, रिवेंज, हेट्रेड, लस्ट, इस तरह के अगर इमोशनल कंपोनेंट हैं हमारे एटीट्यूड में, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर एटीट्यूड ऑल्सो, yes or no, an attitude which is more driven by affective component like anger
एन एटीट्यूड विच इज मोर ड्रिवन बाय इमोशंस लाइक रिवेंज। आ रही मेरी बात समझ? मैंने आपको बताया था ना, नॉट ऑल थ्री कंपोनेंट हैव इक्वल कंट्रीब्यूशन इन एटीट्यूड। किसी एक कंपोनेंट का ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है एटीट्यूड फॉर्मेशन में, बताया ना मैंने आपको। अफेक्टिव कंपोनेंट कई बार ज्यादा आ जाता है, कॉग्निटिव कंपोनेंट कई बार ज्यादा आ जाता है। तो ऐसे ही ये जो इमोशनल का एटीट्यूड है, जैसे वो जो हेट क्राइम्स होते हैं या फिर एसिड अटैक जब होता है ना, तो वो जो भी है, तो हम सब देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे, इन सारे बिहेवियर में इमोशन की बहुत ज्यादा प्रधानता है। इमोशन बहुत ज्यादा, इमोशनल वाला जो कंपोनेंट है वो काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, अफेक्टिव कंपोनेंट डोमिनेट हो रहा है। बताया था ना आपको मैंने ये। यस, एक अगर आपको अभी भी याद नहीं आ रहा हो तो वो एक मोटा सा आदमी था जो बर्गर रखा हुआ था जिसके सामने, है ना। मैं बताया था कि ऐसे डिसीजन जो इमोशन द्वारा ड्रिवन होते हैं वो अफेक्टिव कंपोनेंट डोमिनेट करता है। एट द सेम टाइम जहां पे जो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंट अगर हो जाता है, शादी की बात, कैरियर की बात, तो कॉग्निटिव कंपोनेंट डोमिनेट करने लगता है। यस और नो? तो वैसे ही इमोशनल अगर इस तरह का एटीट्यूड रहेगा, देन इट विल लीड टू द वीक कैरेक्टर ओनली। Yes or no? Then it will lead to the weak character only. Similarly, अगर cognitive component अगर खराब है, cognition खराब का मतलब यह है कि अगर आपका belief pattern weak है ना, जैसे ये prejudice लिखा हुआ है, superstitions लिखे हुए हैं, ये सारे belief pattern हैं। belief pattern तो cognitions होते हैं हमारे, जिनमें हम बिलीव करते हैं कि यार शायद ये सही हो सकता है। तो कई एटीट्यूड के पीछे अफेक्टिव कंपोनेंट उतना प्रोमिनेंटली नहीं होता है, बल्कि कॉग्निटिव कंपोनेंट काफी प्रोमिनेंटली होता है। तो सुपरस्टिशन का जो एटीट्यूड है, जो प्रेजुडिस का जो एटीट्यूड है, ये जो एटीट्यूड है ये कॉग्निशन जो ड्रिवन होता है ना। तो अगर हमारा कॉग्निशन गलत होगा, कॉग्निशन वीक होगा, देन ऑल्सो इट विल लीड टू द वीक कैरेक्टर ओनली। यस और नो? अगर भाई मैं सुपरस्टिशन में बिलीव करूं, मैं प्रेजुडिस में रखूं, मैं महिलाओं के खिलाफ मैं कास्ट के खिलाफ गलत सोचूं, देन माई एटीट्यूड इज बिकमिंग वीक एंड दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन माई कैरेक्टर ओनली। यस और नो? सिमिलरली बिहेवियरल कंपोनेंट, जो मेरा बिहेवियरल टेंडेंसी है, जो मेरा पास्ट बिहेवियर मुझे ड्राइव कर रहा है मेरा एटीट्यूड फॉर्मेशन को। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे फ्लैटरी का एटीट्यूड किसी का होता है ना, अगर उसको नेट रिवार्ड उससे आता है तो वो बिहेवियरल कंपोनेंट से उसका एटीट्यूड ड्राइव होता है, वो जनरली फ्लैटरी का एटीट्यूड ही वो रखता है। सिमिलरली किसी का एटीट्यूड जो है वो पॉलिटिकल पार्टिजनशिप का जो उसका बिहेवियर है उससे वो ड्रिवन हो सकता है ना। सीक्रेसी का जो कल्चर है, माई बाप जो कल्चर है ब्यूरोक्रेसी का, उससे ड्रिवन हो सकता है। ये बिहेवियरल कंपोनेंट वाज अबाउट द फीडबैक मैकेनिज्म, है ना, कि कुछ याद नहीं आ रहा आपको, मुझे ही सब रिवाइज कराना पड़ रहा है, ठीक है, कि फीडबैक मैकेनिज्म से, बिहेवियर के फीडबैक मैकेनिज्म से जो एटीट्यूड बनता है, दैट वाज दिस कंपोनेंट। ये फ्लैटरी का एग्जांपल देके मैंने समझाया था। तो ऐसे ही ब्यूरोक्रेसी के केस में इट कैन बी नॉन पार्टिजनशिप ऑल्सो, कि अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से फेवर ले लेता हूं या पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो जाता हूं, तो अल्टीमेटली अगर ये मुझे फायदा दे रहा है तो मैं उसी एटीट्यूड को कंटिन्यू करूंगा। यस और नो? तो वही बात है कि अगर मेरा एटीट्यूड किसी भी तरीके से वीक है, तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू द वीक कैरेक्टर ओनली। एट द सेम टाइम, अब मैं कंट्रास्ट में बता रहा हूं, हाउएवर ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड होगा तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी आएगा। नाउ यू लुक एट द एग्जांपल्स, ठीक है, कि कई बार अगर हमारा एटीट्यूड इंट्रोस्पेक्ट्स का है, ठीक है, अगर हमारा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है, तो इट विल हेल्प अस इन इंट्रोस्पेक्टिंग, इट विल हेल्प अस इन एग्जामिनिंग कि भाई हम कहां गलती कर रहे हैं। जो बात आपने एरिस्टोटल के सामने पढ़ी थी, दैट अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, ठीक है, आपको जो एग्जामिनेशन का जो एटीट्यूड है कि भाई जो मैं कर रहा हूं उसको मैं एग्जामिन करूं, दैट एटीट्यूड विल नॉट कम अंटिल यू आर करेजियस एनफ, अंटिल आपका एटीट्यूड इतना स्ट्रांग है कि आप गलतियों को फेस वैल्यू पे लेते हैं, उनको इंप्रूव करने का प्रयास करते हैं। जर्मनी ने फॉरगिवनेस सीख करी थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना। तो ये एटीट्यूड जो है, स्ट्रांग एटीट्यूड लेड टू डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रांग डेमोक्रेटिक कैरेक्टर, जो पहले नहीं था, हिटलर के टाइम पे जो नहीं था। सिमिलरली अशोका की बात करिए आप, है ना, बेसिकली ये बात बस ये दिखा रही है कि अगर किसी में स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है तो वो अपनी गलतियों से सीखता भी है, लर्न भी करता है और इंप्रूव भी करता है। सिमिलरली एटीट्यूड टू ओवरकम डिजायर्स एंड टेम्पटेशंस, है ना, जैसे गांधी जी की बात करें, है ना, गांधी जी ने इतने सारे एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रुथ उन्होंने किए, है ना, जो गुड़ वाला इंसिडेंट आपको बताया। इन ऑल दीज केसेज, या भारत की बात करें, भारत ने जिन्होंने इतना बड़े पावर, इतने बड़े साम्राज्य के राजा बनने के टेम्पटेशन को दूर कर दिया, या जापान की बात करें, ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं कि अपने डिजायर्स को कैसे ओवरकम करना है, ये जो एटीट्यूड है ना, कौन सा वैल्यू आ रहा है यहां पे, डिजायर्स को ओवरकम, टेम्परेंस,
जो 4 कार्डिनल वर्च्यू हमने पढ़ी थी, उनमें एक इंपॉर्टेंट वर्च्यू थी टेम्परेंस, संयम का जो एटीट्यूड जिसके अंदर है, टेम्परेंस का एटीट्यूड जिसके अंदर है, वो भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में बिलीव करेगा। क्या आप इसमें ईआई को देख पा रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस को देख पा रहे हैं? अभी मैंने बताया था ना आपको, जिसके अंदर मोटिवेशन रहेगा, जिसके अंदर परसिवरेंस या ये जो एबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन रहेगा, वो ज्यादा लंबा जाएगा, वो ज्यादा लंबा वो अपनी लाइफ में ज्यादा बड़े गोल अचीव करेगा। यस और नो? सिमिलरली परसिवरेंस की बात करते हैं, एटीट्यूड अगर परसिवरेंस का है, एडवर्सिटी स्टैंड करने का है, देन ऑल्सो योर कैरेक्टर विल बी गुड ओनली। क्योंकि एक बुक आपने पढ़ी है, डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, ठीक है? बेसिकली डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड का मतलब ये होता है कि जितने आप ऑनेस्ट होते हैं, जितना आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है, उतना ही एटलीस्ट ब्यूरोक्रेसी में हमने देखा कि उनको परेशान किया जाता है। यस और नो? इट विल रिक्वायर स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड, है ना? अगर नॉन पार्टिजनशिप है, अगर वो पॉलिटिकल पार्टीशन बिलीव नहीं करते हैं, तो वैसा ही उनको स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड होना चाहिए कि वो अपनी एडवर्सिटी को विदस्टैंड कर सकें, इवन तो कितने भी उनके ट्रांसफर हो रहे हों। आ रही मेरी बात समझ में? तो मैं बस आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि अभी एक टेम्पलेट मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है कि ए लीड्स टू बी में ए को हम तोड़ देंगे, और केवल पॉजिटिव साइड, एक ही साइड की बात नहीं करेंगे, हम दूसरे साइड की बात करेंगे। 10 मार्कर क्वेश्चन है तो हम प्रपोर्शन का ध्यान देंगे, ठीक है? सारे 10 मार्कर ही होते हैं सेक्शन ए में, तो कि प्रपोर्शन कितना देना है, तो ये ज्यादा बड़ा प्रपोर्शन आएगा, ये उतना बड़ा प्रपोर्शन नहीं आएगा। हो सकता है कि आप केवल एक ही पॉइंट लिख पाए, दैट इज ऑल्सो फाइन, नो प्रॉब्लम। आ रही मेरी बात समझ में? तो मोर और लेस इस पे ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? अब ये जो क्वेश्चन है, इट इज मोस्टली ऑन द प्रोसेस हाउ इट बिकम्स, सो दैट इज वाई ये जो 3 कंपोनेंट तोड़े हैं वो बताते हैं कि हाउ इट एक्चुअली बिकम्स द कैरेक्टर, और इस पे उतना डिटेल में नहीं गए हैं क्योंकि ये बहुत साइड डायमेंशन है ना? एकदम मेन डायमेंशन नहीं है, मेन है बट ट्रिब्यूटरी टाइप का चीज है, मेजॉरिटी नहीं होगा, इसीलिए यहां पे तोड़ा नहीं गया है उसको। वासु जी, आप कोई डाउट अब बताइए? एनीवन? हाँ, वो कर सकते हैं, पर वो मतलब वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वी कैन हैव करेक्टेड एक्चुअली जैसे ईआई यहां पे आता, तो ईआई के 5 कंपोनेंट मुझे पता है, तो मुझे तोड़ने में उनको आसानी है। मैंने पट 5 लिस्टिंग कर दिए। कैरेक्टर का ऐसा कोई डेफिनेशन मेरे पास नहीं है जिसको मैं 5 पार्ट में तोड़ दूं, 6 पार्ट में तोड़ दूं, मैं तो तोड़ते चला जाऊंगा उसको। तो मेरे लिए मैं ज्यादा आसान था कि मैं एटीट्यूड को तोड़ दूं। लेकिन अगर आपने कैरेक्टर को तोड़ा तो गलत नहीं है। अब बताइए आपने कैसे तोड़ा है इसको? हाँ, हम्म, दोबारा बोलिए। हम्म, हम्म, एटीट्यूड से कैसे लिंक किया? कौन से पार्ट से? वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, इसमें ना ये प्रॉब्लम है कि इतना लंबा लिंकेजेस 10 मार्कर में पॉसिबल नहीं होगा दिखाना, ठीक है? तो अगर ऑप्शन है तो सीधा लिखिए, वैसा पॉइंट लिखिए जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अदरवाइज आप केवल एक ही पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए रह जाएंगे और आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत कम हो जाएंगे जो इंपॉर्टेंट हैं। तो कभी भी लंबा रूट मत तय करिए आंसर में। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। एग्जाम्पल्स भी आपको देने हैं यहाँ पे। स्क्रीन रुक रही है क्या? ठीक है, डाउट बताइए कोई और? हाँ जी। कंक्लूजन बिल्कुल लिखना है। पहले आप बाकी का देखो, मैं बताता हूँ, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन दोनों बताता हूँ अभी मैं। बताइए बताइए। ये ना
वाई वी डेवलप एटीट्यूड, ऐसा ये वीक एटीट्यूड क्यों डेवलप होता है, ये ना आप मेरे ख्याल से कंक्लूजन में आप दीजिएगा इसको, मतलब एनालिसिस थोड़ा लास्ट में आए वो बेहतर है। देखिए क्वेश्चंस का नेचर को समझिए। क्वेश्चन दो तरह के, एक तो होता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ठीक है, मतलब उसमें खाली बताना होता है ये कैसे होता है। एक होता है एनालिटिकल क्वेश्चन जिसमें रीजनिंग बहुत देनी पड़ जाती है, ठीक है। तो ये ज्यादातर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, हाउ इट बिकम्स, ठीक है। तो ये प्रूव करना ज्यादा है रादर देन एनालिसिस। जो आप बोल रहे हैं वो एनालिसिस है कि अल्टीमेटली वीक कैरेक्टर बनता ही क्यों है, ठीक है। तो ये एनालिसिस लास्ट में अगर आपके पास समय है तो आप दे सकते हैं 2 से 3 लाइन में। अल्टीमेटली वीक कैरेक्टर इज फाउंड बिकॉज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फैक्टर एंड दैट इज वाई वी नीड टू डू ए एंड बी एंड सी, ऐसे करके आप एंड कर सकते हैं। हाँ, बिलीफ, वैल्यू, एटीट्यूड, बिहेवियर, करेक्टर, हाँ वो बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बना सकते हो उसको आप। इनफैक्ट उसको आप यहां लिंक कर सकते हो, वो जो फ्लो चार्ट है वो बिल्कुल बनेगा। अब आप में से कुछ लोगों का एक रहता है कि दे टेंड टू इंट्रोड्यूस दियर क्वेश्चन विद ए कोटेशन, ठीक है, वो कोटेशन से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कोटेशन से स्टार्ट मत करिए, कोटेशन से करना है तो एंड करिए अपने इंट्रोडक्शन, अपने आंसर को, क्योंकि ये मैंने आपको ऐसे में भी बताया था, अभी नहीं बताया है इंट्रोडक्शन में, चलो बता दूंगा, इंट्रोडक्शन क्लास में बता दूंगा कि कोटेशन जो है वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। क्वेश्चन आपका बहुत स्पेसिफिक है, दोनों का लिंकेज होगा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए टेंडेंसी रखिए अगर कोटेशन देना ही है तो कंक्लूजन में दीजिए, ठीक है। स्टार्ट इस क्वेश्चन में आप या तो एटीट्यूड कैरेक्टर के रिलेशनशिप से कर सकते थे, ठीक है, वहां से स्टार्ट हो सकता था, या एटीट्यूड की डेफिनेशन देके वहां से कर सकते थे, या उस साइक्लिकल डायग्राम से भी स्टार्ट कर सकते थे जो एटीट्यूड और कैरेक्टर का रिलेशनशिप दिखाता है। आ रही मेरी बात समझ में? सबके चेहरे से उड़े हुए क्यों लग रहे हैं? मैं कुछ नई चीज तो नहीं कह रहा हूं। न्यूट्रल एटीट्यूड नहीं है, न्यूट्रल एटीट्यूड वेस्ट करोगे आप पेज को। आई थिंक सौरभ मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया। आपने आंसर लिखा है? पेपर अटेम्प्ट किया? रफ क्यों? क्या हो रहा था? कितने बजे आए आप? तो बिना लिखे वो होगा नहीं वासु जी, नहीं जितना नहीं है आप पूरा प्रॉपर लिखिए, आंसर को लिखिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का काम यहां मत करो टेस्ट में, आपके क्वेश्चन पूरे तो कर नहीं पाओगे, कुछ रह जाएंगे, उनको जाके करो ना ब्रेनस्टॉर्म घर पे। यहां तो ईमानदारी से 7 मिनट में आंसर, भाई वो लिखना भी कला है। जैसे ये बोल रही थी, मुझको समझा रही थी, मुझे समझ में आ गया, मैं इनका आंसर पढ़ूंगा और डेफिनेटली वो लाइन अच्छी निकल के नहीं आएगी, क्योंकि जब ये मुझे समझा रही है तो ये खुद बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से मुझे समझा रही हैं। तो अपने पॉइंट को बहुत कम शब्दों में कहना है ना, और उसको अपने एग्जाम्पल से, केस स्टडी से सब्सटेंशिएट करना, ये कला है, यही जो डेवलप करना है। और ये आप सोच रहे हो बाद में कर लोगे, महान हो भाई। ब्रेनस्टॉर्मिंग का पार्ट है, विद्वान जो बनना है वो घर बनिएगा। यहां पे इसीलिए वो 1 घंटा टेस्ट का रखा हुआ है। ये बासु जी नहीं चलेगा, अरे बात समझ में। मैं कह रहा हूं 30 नंबर का लिखो चाहे यहां पे आके, पर यहां पे लिखो। वो क्या है ना, एक मिस्टेक होती है मेंस के बच्चों में भी होती है। अभी कितने लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं? कहीं ना कहीं मेंस का टेस्ट सीरीज, कहीं ना कहीं ईमानदारी से बताओ, कहीं लिख ही होंगे, इसमें क्या दिक्कत है? कहीं ना कहीं तो लिख रहे हैं। कितने लोग केवल 3 घंटे लेके लिखते हैं, एक्सीड नहीं करते 3 घंटे को? कितने लोग एक्सीड करते हैं? ये सब मरने के काम है भाई। होता यह है, आप साइकोलॉजिकली समझो। आपने पेपर लिया, आपको 3 घंटे पेपर लिखना था, अब क्या आप करता, मेहनत दिए पैसे, ठीक है, मैंने पैसे दिए तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके पूरे क्वेश्चन चेक करवाऊंगा या करवाऊंगी। आपको ये आता होगा, जो भी आता होगा मुझे नहीं पता, बट आप वो पूरा लगे। अब क्या है, पेपर में आपको नंबर आएंगे 20 क्वेश्चनों के, 20 के नंबर आएंगे। नंबर अच्छे आए आपके, 110 120 नंबर, आप छाती चौड़ी करके घूम रहे हैं। पेपर किया 3.5 घंटे में, एक्चुअल एग्जाम में वो आधा घंटा मिलेगा नहीं आपको, तो नंबर अपने आप से 15-20 हो गए। जो 15-20 नंबर एक्चुअल में डिसाइड करेंगे आपका रैंक आएगा कि नहीं आएगा, पहली बात।
दूसरी बात, ये जो कला है कि 2.5 घंटे से 3 घंटे में जब पेपर जाता है, उस आधा घंटे में बचे कुचे क्वेश्चन कैसे पूरा करने होते हैं, ये तो आपने सीखा ही नहीं। कर क्या रहे हो आप? टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा टेक अवे वो मैनेजमेंट ही है, वो इसके लिए है कि लास्ट के 30 से 40 मिनट में स्प्रिंट कैसे मारनी है, वो आपने किया नहीं। तो भाई मजाक मत बनाइए, जो प्रैक्टिस आप यहां पे करेंगे ना वैसा ही पेपर में होगा, वहां अलग थोड़ा ना हो जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? बहुत गड़बड़ 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 कर रहे हो आप लोग। एक ना मेरे दिमाग में थॉट आया, क्लास आगे डिस्कस करूं, ये गलती मत करिए, ठीक है। थॉट ये आया कि टेलीग्राम पे भी काफी लोग हैं, और मतलब मैं ना एक मूवी देखने गया। कितने लोगों ने 12th फेल देख ली? 12th फेल इज ए गुड मूवी, देख के आइएगा, ठीक है। सो 12th फेल होना नहीं है, मूवी है ठीक है। तो इट्स ए वेरी गुड मूवी, आप देखिए, देख के आइएगा, यू विल रिलेट टू इट। तो जब मैंने 12th फेल देखी ना, सो आई गॉट बिट इमोशनल एट द एंड, है ना। और मुझे ये समझ में आया कि इन दिस एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है, काफी बच्चा मेहनत करता है, कोर्सेज में एनरोल भी ले लेता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो काफी चीजें सही तरीके से नहीं करता है। देर इज ए लॉट्स ऑफ गैप दैट इज देयर बिकॉज ऑफ मेंटरशिप। क्योंकि उसको वो, जैसे टेस्ट सीरीज आप लिख रहे हो 3.5 घंटे में, आपको लग रहा होगा मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, 3.5 घंटे भी लगा रहा हूँ, लेकिन आप उसका पूरा फायदा उठा ही नहीं रहे हो जो आपको एक्चुअली उठाना चाहिए। इतनी छोटी छोटी बातें हैं। तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि शुड आई जस्ट कंडक्ट परहैप्स 10 डेज में, 15 डेज में, या 10 दिन में एक ओपन जूम कॉल सेशन, मतलब जिसमें बस मैं डाउट ही डिस्कस करूंगा विद स्ट्रेटजी की, सर अब क्या करें क्या नहीं करें। ये मैं ओपन सेशन रखने की बात कर रहा हूं, नॉट नेसेसरली टू दोज ओनली हु आर एनरोल्ड। जो एनरोल्ड है उनको तो मैं करता ही हूं, यहां भी करता हूं, क्लास के बाद भी करता हूं, इन जनरल, क्योंकि मुझे वो गैप महसूस हुआ और मुझे ऐसा लगा कि ऐसा मुझे करना चाहिए। सो व्हाट इज योर सजेशन, शुड आई डू इट? 10-12 दिन में एक जूम कॉल जिसमें आप भी पूछ सकें, उल्टा भी उधर से, मतलब कम्युनिकेशन होगा प्रॉपर इनफॉर्मल सेटिंग में, केवल इनफॉर्मल सेटिंग में, ताकि सर अभी ये पढ़ लिया, बताओ पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं आगे, इस तरह की बातें उसमें होंगी। सो उसको कैसे अपन स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सेशन लिया और सबने बोला कि इनका डाउट रह जाएगा, कभी इनका रह जाएगा, हाउ कैन आई स्ट्रक्चर इट? मतलब ऐसा फिक्स कर सकते हैं कि हर सैटरडे होगा या अल्टरनेट हर 10 दिन में होगा, हर सेकंड सैटरडे? बताइए बताइए कैसे करा जाए उसको, एंट्री लिमिटेड करें उसको। अच्छा अच्छा, मतलब जो सैटरडे को आ जाए उन्हें सैटरडे में ना आए, उस तरीके से। हाँ, ये तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन पहले से ही ले लूं, ताकि मैं क्वेश्चन मर्ज कर लूं कुछ पहले ही, उसके आसपास की चीज मैं पहले से ही बता दूं, ऐसा करना चाहिए नहीं? उससे हो जाएगा? हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो। हम्म एक्चुअली मैंने फील किया, वो मूवी भी देखी, एंड देन आई रियलाइज्ड, आई स्टार्टेड दिस जब मैंने जयपुर में अपना इंस्टीट्यूट शुरू किया, एंड उस समय हम करते थे, बट अभी बैंडविड्थ का इशू काफी आ गया, एंड देन आई स्टॉप डूइंग दैट। तो अभी मैं सोच रहा था उसको रिवाइव करने का, एंड मैंने सोचा कि मुझे ऐसा करना चाहिए कुछ, कि इंटरेक्ट करते रहना चाहिए बच्चों से, क्योंकि मतलब लॉट ऑफ योर स्ट्रगल इज बियॉन्ड एकेडमिक्स एक्चुअली, ठीक है। एकेडमिक स्ट्रगल है एक पार्ट, बट उसके बाद का स्ट्रगल भी उतना ही अहम है। मतलब यस, बहुत 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 परेशान रहते हैं लोग डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। तो एटलीस्ट मैं पता नहीं कितना सॉल्व कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट एटलीस्ट थोड़ा सा तो आपसे बेटर पोजीशन में ही हूं कुछ सलाह देने के, तो एटलीस्ट वो भी हो पाएगा तो काफी हेल्प होगा, ठीक है। चलो, मैं एक चीज आपको, मेरा दिखाने का मन था, मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपको परसिस्टेंस का एक, मैं इसको सोचता हूं इसको कैसे करेंगे, है ना, ये मैं करूंगा। अभी ना ये डिसाइड हुआ था इंस्टीट्यूट में कि अपन हम लोग ना शॉर्ट्स वगैरह बनाया करेंगे, ठीक है।
तो शॉर्ट्स वगैरह कुछ शॉर्ट से रीच बढ़ती है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग तो बात फैलाते नहीं हो, शॉर्ट्स ही बात फैलाएंगे, पर आप लोग उतना नहीं फैलाते, जो भी है। सो सबका था कि कुछ कुछ करेंगे ना। आई वाज एट होम। अब मैं हूँ टेस्ट मैच का प्लेयर, मतलब लंबे लंबे सेशंस होते हैं, शॉर्ट्स वगैरह किया नहीं। सो आई सहारा पे आई डिसाइडेड टू मेक वन शॉर्ट, ठीक है, ऑन सहारा की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वैल्यूज क्या क्या हैं, क्या क्या वायलेट हुए। काफी अच्छा एग्जांपल है वो। अभी आप देखिए उनकी डेथ में उनके बेटे भी नहीं आए। आई मीन मतलब दैट इज हाउ लोनली यू कैन बी एट द एंड, ठीक है। तो काफी कुछ सिखाता है उनका जीवन भी। तो मैंने ना शॉर्ट्स में बनाने की कोशिश करी, ठीक है। तो कितने अटेम्प्ट मैंने लिए होंगे उस शॉर्ट्स को बनाने में, हैं? अभी वो डला नहीं है शॉर्ट्स, इसका मतलब हुआ ही नहीं है, हैं? 10 to 15। आप कितने लेते, मतलब कब तक आप लेते? I took 70 retakes, 70, बिकॉज वो 1 मिनट में आ ही नहीं रहा था और आया भी नहीं अंत में। मैं बस ये बताना चाह रहा हूं दैट स्ट्रगल टू इंप्रूवमेंट इज एट एवरी लेवल, इवन दो इफ यू आर स्टूडेंट। मतलब मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूं, कोई बताएगा नहीं फैकल्टी की, देखो मैं फेल हो रहा था 70 बार मैंने किया, बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट इज द प्रोसेस दैट एवरीवन गोज थ्रू। अगर आपका आंसर भी मैं दिखा रहा हूं आपको, देखो रिसेंटली डिलीटेड 70 वीडियो, ये मैंने सर को भेजा, फिर मैंने ट्राई किया। 1 मिनट में चूंकि हो नहीं रहा था, तो मान के चलना कितना हो गया ये, 1.5 मिनट में हो रहा था, कोई 1.25 मिनट में हो रहा था। 70 इंटू करेंगे 1.25 मिनट, कितना होगा? इतने मिनट का रीटेक, सेम थिंग, सेम स्माइल के संग, जो आ नहीं रही थी बिल्कुल 25-30 के बाद, ठीक है। सो माई पॉइंट इज दिस कि आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, देयर विल ऑलवेज बी स्ट्रगल। इसी स्ट्रगल को जब आप ओवरकम करेंगे तब आपका गेम ऊपर होगा। कोई ब्रह्मास्त्र नहीं आने वाला। आंसर राइटिंग आज ये बोल रहे हैं सर 20, इन्होंने शॉर्टकट ले लिया सर ने, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लूंगा, यही कंफर्ट नहीं लेना है जो ले लिया ना इन्होंने। मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करूंगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है क्या वहां पे जाके यूपीएससी में? क्या मजाक कर रहे हो? यही कंफर्ट नहीं लेना है। वीडियो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारे यूट्यूब मैनेजर ने उसको रिजेक्ट करके बोला कि सर आप ना इसका बड़ा वीडियो बना देना, इस शॉर्ट्स में बात नहीं बनेगी, आप इसका बड़ा बनाना है, टॉपिक बड़ा अच्छा है, इसलिए वो वीडियो नहीं आया फाइनली। तो मुझे फिर दोबारा रिकॉर्ड करना है 5-10 मिनट का वीडियो एक। तो द पॉइंट इज दिस कि किसी भी क्राफ्ट में आपको ऐसे राइटिंग करनी है, आपको एथिक्स का आंसर राइटिंग करना है, केस स्टडी सॉल्व करना है, याद करना है, यार ये रीटेक सब होंगे, आप भी तो करोगे, और यही प्रोसेस के थ्रू आप बेहतर बनोगे, और कोई तरीका नहीं है। एंड दैट स्ट्रगल इज एट एवरी लेवल। आप स्टूडेंट हो तो आपकी स्ट्रगल आंसर राइटिंग वाली है। मैं पढ़ाता हूं तो मेरा स्ट्रगल अभी पढ़ाने में नहीं है, लेकिन किसी और चीज में मुझे वो स्किल सीखनी है, वो आ जाएगी तो कुछ और स्किल सीखूंगा, फिर उसमें स्ट्रगल होगा। सो दैट इज हाउ इट गोज। डोंट यू डेयर टेक शॉर्टकट्स, दिस इज व्हाट माय सजेशन इज टू यू, दैट विल नेवर हेल्प यू। आ रही बात समझ में? तो कई बार ऐसे आंसर नहीं आ रहा हो ना, अच्छा फाड़ के फिर दोबारा लिखना, फिर अच्छा नहीं आ रहा हो फिर दोबारा लिखना। मैंने 70 रीटेक करे हैं, तो आप कम से कम 15 बार तक आंसर दोबारा लिख ही सकते हो ना, 15 बार तो लिख ही सकते हो। आप देखना 15 बार के बाद आपको क्या इंसाइट आती है उसी आंसर से, करके देखना एक बार। थोड़ी ये जिद होनी चाहिए अंदर। आ रही मेरी बात समझ में? ये जिद थोड़ी अंदर होनी चाहिए कि नहीं मैं बेहतर करूंगा, बेहतर करूंगा, बेहतर करूंगा, ठीक है। सो डोंट यू डेयर टेक शॉर्टकट्स। अभी टाइम है, अभी अच्छे से घिसो खुद को, और सब अच्छा होगा। आ रही बात समझ में? चलो अगले उस पे टॉपिक पे चलते हैं। ए मैन इज यूजुअली द एवरेज ऑफ 5 पीपल
ए मैन इज यूजुअली द एवरेज ऑफ 5 पीपुल क्लोजेस्ट टू हिम, एग्जामिन द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द वैल्यू इनकलकेशन। ये तो आसान क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज अबाउट सोशलाइजेशन, यस और नो, है कि नहीं? तो इसमें तो जो हमने पहले डिस्कस किया है कि व्हाट आर द वेज थ्रू विच वी एक्चुअली लर्न दोज वैल्यूज, वो डिस्कस करना है। ठीक है, इट माइट बी ऑब्जर्वेशन, रोल मॉडल, कंडीशनिंग, किस टाइप की प्रैक्टिसेस हम कराते हैं, एलेगोरी, डिफरेंट तरह की चीजें हमको यूज करनी है कि दैट इज हाउ वी लर्न डिफरेंट वैल्यूज थ्रू फैमिली एंड फ्रेंड्स। फिर इसी चीज का एनालिसिस देना है कि अगर इस तरह की चीजें होंगी, या इसी में इंटीग्रेट भी कर सकते हो ऑब्जर्वेशन में ही, एग्जाम्पल गुड ऑब्जर्वेशन का बता के एक अच्छा वर्चू का एग्जाम्पल, और बैड का बता के एक बुरा, दोनों करना जरूरी नहीं है, एक भी कर दोगे तो चलेगा, बस मैं बता रहा हूं। ठीक है, ओवरऑल यू कैन गिव द केस स्टडी लाइक कर्ण जीजाबाई, जो मैंने बताया था आपको, यस और नो। रामायण में आपने देखा होगा, रामायण का भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज मोर अबाउट द रोल दैट इज प्लेड बाय फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो इसमें ये टेक्निक्स लिखनी बहुत जरूरी थी। कितने लोगों ने लिखी? ये लिखना बहुत जरूरी था। एग्जाम्पल्स में आप पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल दे सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर हेडिंग एंड सब हेडिंग। मतलब इसमें हेडिंग ये बन सकती है ना कि फैमिली, आप आर्ग्यू करोगे कि भाई अच्छे फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, अगर अच्छे तरीके से करेंगे तो अच्छा कैरेक्टर बिल्ड होगा, तो उसमें पॉजिटिव एग्जाम्पल दे दोगे, सपोज यहां तक के। उल्टा आर्ग्यू करके फिर इसका नेगेटिव एग्जाम्पल दे दोगे, यस और नो। कौन सा क्वेश्चन है डिस्कवरी जी? डिस्कवरी कहां, क्वेश्चन कहां है आपका? क्वेश्चन दोबारा पोस्ट कर दो भाई या बहन, जो भी हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा डिस्कवरी से जी। आपके हिसाब से कर सकते हो, इसमें कोई, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत प्लेन है, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। मतलब यूज द एवरेज, ये पॉजिटिव टर्म्स में भी समझ सकते हो, नेगेटिव में भी समझ सकते हो, तो आप बराबर भी कर दोगे, किसी भी तरफ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। पार्ट इज दोनों होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये इस टेम्पलेट को सीखिए कि कभी भी इस तरह की चीजें लिखती हैं तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव तरह की चीजें लिखें, और डायमेंशन जहां ओपन करने की बात है वहां इन टेक्निक्स के टर्म्स में करें, और डिफरेंट फ्रेंड्स और फैमिली के एग्जाम्पल दें। ठीक है, फैमिली के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, रामायण में रघुकुल का एग्जाम्पल बताया था। ठीक है, कि कैसे ट्रेडिशंस के तौर पे आदमी वैल्यू सीखता है, प्राण जाए पर वचन ना जाए वाली बात मैंने आपको बताई थी, है ना। या फ्रेंड्स का इम्पैक्ट क्या होता है या नहीं होता है, उसका भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, यस और नो। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के एग्जाम्पल यहां पे लिख सकते हैं जी। कुछ पूछ रहे हैं? हाँ जी। क्या दोबारा बोलिए? बिल्कुल भाई, सोशलाइजेशन से ही होगा ये स्टार्ट, इसमें इंट्रोडक्शन सोशलाइजेशन से ही स्टार्ट होगा इसमें, यस जी। बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फिर फैमिली में पॉजिटिव नेगेटिव दिखा देना और फ्रेंड में पॉजिटिव नेगेटिव दिखा देना। नहीं, नेगेटिव भी दिखाओ ऑन द अदर हैंड करके, वो क्या डेप्थ ऐड करता है आपके आर्गुमेंट्स में, क्योंकि क्वेश्चन प्लेन है ना, क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है इसलिए। स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट दिखा रहा है कि आपकी कंपनी कितनी मैटर करती है। तो आज इस क्वेश्चन का जो स्टार्ट है वो आप यहीं से कर सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनी एंड द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन थ्रू विच वी लर्न एंड अडेप्ट वेरियस वैल्यूज। वहां से ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने आंसर। नहीं, ये इंट्रोडक्शन में आएगा, कंक्लूजन में नहीं आएगा। कंक्लूजन में बेहतर कैसे कर सकते हैं, है ना, मतलब कोई नेगेटिव भी लिखोगे तो उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, या कंक्लूजन में आएगा इंपॉर्टेंस उस चीज की लॉन्ग लास्टिंग इंपॉर्टेंस क्या है ना, किसी चीज का सिग्निफिकेंस क्या है, वो हो जाएगा कंक्लूजन में। सोसाइटी पे उसका कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है। हाँ, बिल्कुल, मैंने बोला ना, या तो ये आधा यहां से कर लो, ये पॉजिटिव दिखा दो, ये नेगेटिव दिखा दो, या जो भी आपको याद आ रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या मैं बनाते हैं? हाँ, केस स्टडी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
मैं डाउट ले लेता हूं डिस्कवरी जी का। कंक्लूजन में कैन वी गिव हाउ कैन सोशल इंस्टीट्यूशन प्ले रोल फॉर डेवलपमेंट एटीट्यूड, एंड ये इंट्रोडक्शन में जाएगा। देखो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में डिफरेंस क्या है। इंट्रोडक्शन किसी चीज का है कि आपका आंसर पढ़ने के लिए वो किस बैकग्राउंड से क्वेश्चन को समझेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो एसेंस है, जो पहली लाइन का एसेंस है वो क्या है, ए मैन इज द एवरेज ऑफ 5 पीपल सराउंडेड अराउंड हिम क्लोजेस्ट टू हिम। तो बेसिकली कंपनी का रोल ये दिखा रहा है। कंपनी और प्रोसेस क्या है, सोशलाइजेशन, यस और नो। कंपनी और इस प्रोसेस का वो रोल दिखा रहा है बेसिकली। तो इसी से स्टार्ट कर सकते हैं कि द स्टेटमेंट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनी एंड इट्स रोल इन सोशलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, और वहां से आंसर स्टार्ट हो सकता है। कंक्लूजन का मतलब है इंपैक्ट क्रिएट करना। कंक्लूजन का मतलब है कि जब वो आंसर पढ़ लेगा तो उसका बाद टेक अवे क्या है, वो क्यों आपने आंसर पढ़ के अपना क्या दिमाग खराब किया उसने, ठीक है। तो उसको टेक अवे क्या मिलेगा, शायद उसको टेक अवे ये मिल जाए कि यार जो नेगेटिव चीज आपने डिस्कस करी है उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, वेदर वी शुड ट्राई टू बी ग्रेट रोल मॉडल्स, या ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो रोल है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, जो कर सकते हैं, ठीक है। या तो इनमें कुछ किसी भी चीज का सुधार का व्यवस्था कर सकते हैं, ठीक है, या स्कूल्स में अच्छे रोल मॉडल्स की व्यवस्था कर सकते हैं, ठीक है, कि अच्छे अच्छे जो लाइफ में अचीव कर चुके लोग हैं, एथिकल लोग हैं, उनकी विजिट्स कराए जाए। इस तरह के सजेशन आप दे सकते हैं। या तो जो नेगेटिव पार्ट डिस्कस किया है उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, या अगर नेगेटिव नहीं भी किया है और आपको स्पेस नहीं बचा है तो अपने आप में सोशलाइजेशन प्रोसेस का आज के जमाने में इंपॉर्टेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज, ठीक है, इन दिस डिजिटल एज, द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स हैव बिकम इवन मोर क्रूशियल बिकॉज मच ऑफ द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय डिजिटल मीडियम। ऐसे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली कुछ एक नया डायमेंशन लेके उसको एक नया आउटलुक देना कि ये चीज आज के जमाने में क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है। सो इंपॉर्टेंस, रिलेवेंस एंड अगर कोई नेगेटिव पार्ट है तो उसका वे फॉरवर्ड, दीज 3 विल बी द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ कंक्लूजन, ठीक है। इंपॉर्टेंस में जो बात करेंगे समाज में उस चीज का इंपॉर्टेंस क्या है, जिस केस में सोसाइटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन ब्यूरोक्रेसी पे आएगा तो ब्यूरोक्रेसी पे उसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिविल सर्विसेज एज एन इंस्टीट्यूशंस पे क्या इंपॉर्टेंस है, प्राइवेट सेक्टर की बात आ गई तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे क्या उसका क्या इन्फ्लुएंस है, वहां से स्टार्ट वहां करेंगे। आ रही है आपको बात समझ में? डाउट क्लियर हुआ आपका डिस्कवरी जी? बता दो आपका नाम क्या है? कंक्लूजन वीकनेस ऑफ एटीट्यूड में, अच्छा आप बताओ क्या लिखेंगे वीकनेस ऑफ एटीट्यूड वाले क्वेश्चन में, क्या बेहतर कंक्लूजन हो सकता है? हाँ बिल्कुल, हाउ टू इंप्रूव योर वीक एटीट्यूड। द वीकनेस ऑफ एटीट्यूड कैन बी ओवरकम बाय सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन या रीडिंग, मेडिटेशन, 50 चीजें लिख सकते हो। एंड वन मस्ट स्ट्राइव एंड दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। एज एरिस्टोटल पुट इट दैट वन मस्ट डू हैबिचुअली गुड थिंग टू बिकम ए वर्चुअस कैरेक्टर। तो वहां से एंड हो जाएगा जी। वे फॉरवर्ड खत्म कर देना फिर, तो 10 मार्कर में फिर स्कोप नहीं बचेगा आपको लिखने का। डायग्राम मैंने बता दिया ना, एटीट्यूड वीकनेस में तो था डायग्राम, बिलीफ पैटर्न, वैल्यू सिस्टम, एटीट्यूड, बिहेवियर, कैरेक्टर, ये आपका डायग्राम उसमें दिया हुआ है, वो डायग्राम आ जाएगा इसमें जी। बाटी थिंग्स, ये गांधी जी वाला कोट यहां भी डाल सकते हैं। स्टार्टिंग वहां से करिए, नहीं करनी है वहां से स्टार्ट। अब देखो, आप देखो इनका बहुत अच्छा एग्जांपल है। इन्होंने इस क्वेश्चन का स्टार्ट किया है, ए मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स, ठीक है। अब आप बताइए ये क्वेश्चन का जो डायमेंशन है, ये क्वेश्चन का जो मतलब है, आप खुद सोचो, ये तो बहुत ओपन है, ये तो कंपनी के ऊपर है क्वेश्चन, है क्या नहीं? रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स कंपनी के ऊपर है, यस और नो? आप जो कह रहे हैं, आप बहुत कॉग्निटिव लेवल की बात कर रहे हैं कि आदमी जैसा सोचता है वो बन जाता है। आप बताइए क्या एकदम सीधा सीधा लेना देना है इस चीज का? क्या से स्टार्ट करना चाहिए? इसी चीज को मैं कंक्लूजन में डाल दूं, ठीक है। परहैप्स वे टू इंप्रूव द सोशलाइजेशन, परहैप्स ए वे टू इंप्रूव वंस कंपनी इज दैट वन इज सराउंडेड बाय गुड थॉट्स, बिकॉज एज गांधी जी सेड, यहां से आप यहां पर एंड करेंगे ज्यादा अच्छा है।
ठीक है, बीच में तो लिख सकते हो, लेकिन स्टार्ट कोटेशन से नहीं करना है एज फार एज पॉसिबल। हाँ, एंड में तो सही है। हाँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो, वेरी नाइस वेरी नाइस। लिखा सकते हैं, वो लिखा सकते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है। जहां भी प्रोसेसेस जहां भी आएंगे, ठीक है, एटीट्यूड कैरेक्टर वहां प्रोसेस आ रही थी, यहां भी प्रोसेस आ रही है, क्योंकि बिहेवियरल कंपोनेंट जो है, जो मतलब जो शेप हो रहा है वो कंपनी से हो रहा है। उस एनवायरनमेंट को दिखाने के लिए आप डायग्राम बिल्कुल यूज कर सकते हो। किसको भाई? यार ये तो सब सर्कल में नहीं जाएगा, जगह नहीं, क्या होता, कुछ तो लिखोगे ना कि डायग्राम बना के छोड़ दोगे फंक्शन को। लिखना तो पड़ेगा, खाली वो नंबर पॉइंट छोड़ने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन उसी पे है, उसी को आपने एक्सप्लेन भी नहीं किया, फिर कैसे नंबर आएगा? ठीक है, आगे चलें। हाँ अक्षत, दैट्स ए वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं। आई थिंक अगला क्वेश्चन करें। यस, व्हाट डू यू मीन बाय एथिकल मैनेजमेंट एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स? एथिकल मैनेजमेंट क्या है? वेरी गुड। तो आप किसकी बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं? सिलेबस का टॉपिक बताओ। यही बोलेंगे खाली? अच्छा बोल रहे हो आप। सिलेबस के टॉपिक से लिंक कर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वेरी गुड। और अच्छा बताओ। वर्क कल्चर, वर्क कल्चर, ठीक है। तो एथिकल मैनेजमेंट क्या हुआ? जो मैनेजमेंट एथिकल तरीके से काम करे। मैनेजमेंट एथिकल तरीके से काम करेगा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में करेगा, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में करेगा। तो बेसिकली जो अच्छे अच्छे बातें थी वर्क कल्चर की, दैट इज एथिकल मैनेजमेंट। अब एथिकल मैनेजमेंट कैसे एनफोर्स होता है? कोड ऑफ एथिक्स से होता है, कोड ऑफ कंडक्ट से होता है। या सुनना, कौन कौन सी अच्छी बातें थी? अरे वर्क कल्चर कौन कौन सी अच्छी बातें थी, कौन कौन सी डायमेंशन थी वर्क कल्चर की? डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन, इक्विटी, स्प्लिट द कॉप्स, था कि नहीं था? मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेटिव वर्क कल्चर, डेमोक्रेटिक वर्क कल्चर, अरे था कि नहीं था? गलत क्या था? अनएथिकल मैनेजमेंट क्या था? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, है ना, जेंडर पे गैप, इनफॉर्मल स्लेवरी, अरे था कि नहीं था? बॉन्डेड लेबर, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, अनएथिकल मैनेजमेंट। अरे यस और नो? इनसाइडर ट्रेडिंग। ऐसा लग रहा है भाई याद बात करके नहीं आए हो क्या? मैंने बोला था 8 दिन का गैप दिया आपको। वी could have better utilized this session in revising all the content, but you are not participating. अगर आप थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे तो यहीं पे वर्क कल्चर भी रिवाइज हो जाता, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी रिवाइज हो जाता। बट मैं अकेला नहीं करूंगा पूरा, तो फिर पढ़ाऊंगा भी तो से कौन कराएगा क्वेश्चनों को पूरा? इसलिए बोल रहा हूं रिवाइज करके आइए। जितनी बार मेरे मुंह से और आपके मुंह से निकल जाएगा, आपको याद हो जाएगा सब। समझ में आ रहा है एथिकल मैनेजमेंट क्या है? समझ में आ रहा है? किसको समझ में नहीं आ रहा है? किसको समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा, अगर किसी को थोड़ा भी डाउट आ रहा हो ना एथिकल मैनेजमेंट में कैसे लिखूंगा, तो ऐसे सोचा करो, एथिकल मैनेजमेंट मैंने बता दिया आपको, मैनेजमेंट और लीडर में डिफरेंस बताया था आपको। तो मैनेजमेंट तो भैया कहीं भी हो सकता है, तो एथिकल मैनेजमेंट भी कहीं भी हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है, पब्लिक सेक्टर में हो सकता है। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या एथिकल कंसर्न्स थी, वो अनएथिकल मैनेजमेंट हो जाएगा। पब्लिक सेक्टर में क्या अनएथिकल कंसर्न्स थी, वो पब्लिक सेक्टर का हो जाएगा। यार ऐसे मत देखो, मुझे ऐसा लग रहा है पहली बार पढ़ा रहा हूं, मुझे इतनी आत्मग्लानि हो रही है ना, ये बता नहीं सकता आपको। मुझे लगा मैंने सही से नहीं पढ़ाया आप लोगों को। अरे ऐसा केस है क्या? है? अच्छा चलो, मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स क्या है फिर? मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स
किसी को कुछ भी नहीं पता है तो शब्दों को तोड़िए बस। मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स, मैनेजमेंट का मतलब क्या है? किसी चीज को मैनेज करने का मतलब क्या है? रेगुलेट एक वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, यस। और हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। क्या बोल रहे हैं आप? फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट। और सोचो मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैं 2 मिनट में आंसर बता सकता हूं, बट माय पॉइंट हियर इज टू स्टिमुलेट योर थॉट प्रोसेस। सो अगर आप स्टोन वॉल करके बैठेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं आपको इस क्लास का। आप मॉडल आंसर पढ़ के घर पढ़ लो, आप पार्टिसिपेट करो ना। आई वांट टू स्टिमुलेट थॉट प्रोसेस कि आपको एक्चुअल एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। कितना टाइम लगेगा मुझे इसका आंसर बताने में, लेकिन मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि सपोज मुझे कुछ भी नहीं आता, मैनेजमेंट एथिक्स में कैसे लिखूंगा? अचानक से आ गया, मैं कैसे सोचूंगा एग्जाम में? मैं कैसे सोचूंगा कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना, उसको इंप्लीमेंट करना, मॉनिटर करना, इवेल्युएशन करना, ये मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स क्या होगा? एथिकल स्टैंडर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, कोडिफाई करना, इंप्लीमेंट करना, मॉनिटर करना, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स। आ रही मेरी बात समझ में? एंड डू यू थिंक मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स इज प्रीकर्सर टू एथिकल मैनेजमेंट? यस। अच्छा ये बताओ, द एस्पेक्ट ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, फॉर्मुलेशन, इट विल कम वेयर? मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स और एथिकल मैनेजमेंट? मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स। इंप्लीमेंटेशन विल कम इन एथिकल मैनेजमेंट। भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है मैंने बनाई, अब मुझे ये बहुत एथिकल तरीके, अच्छा सपोज ये सोचो कि ये मैंने ये मेंटरशिप सेशन की बात करी अभी, ठीक है, आप डिस्कस किए ना। दिस मेंटरशिप सेशन जब शुरू हो जाएगा, है ना, तब तो ये पार्ट बनेगा एथिकल मैनेजमेंट ऑफ द क्लास का, कि भाई मैं बच्चों की ग्रीवांसेस पूरी कर रहा हूं या अप्रोचेबल हूं, बात कर रहा हूं, हेल्प हो रही है बच्चों के, एटसेट्रा। दैट इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट वाज, लेकिन उसके पहले एक स्टेज आई ना, जब मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बताओ कि क्या मोडस ऑपरेंडी में रखूं, मैं कैसे, तो मैं मैनेजमेंट की तो बात कर रहा था कि मैं इस क्लास को मैनेज कैसे करूंगा, मैं कैसे इंश्योर करूंगा कि बच्चों को मैक्सिमम वैल्यू मिले, क्वेश्चन मुझे रिपीट ना करने पड़े। आपने बोला गूगल शीट भरवा लेना सर, आपने बोला सर अल्टरनेट डे बच्चों को अटेंड करवाना क्लास, यही मैनेजमेंट है। सो मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स इज बेसिकली आइडेंटिफाइंग ऑफ द एथिकल प्रिंसिपल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिलेवेंट है। मीडिया एथिक्स जरूरी थोड़ा ना है दूसरी एथिक्स में, कॉर्पोरेट एथिक्स में लग जाए एज इट इज। यस और नो? ये तो आप आइडेंटिफाई करेंगे ना कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भाई ये वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी कंपनी में इंटरनल रिस्क में एसेस करेंगे कि नहीं करेंगे कि यार ये जो स्टाफ है ज्यादा वल्नरेबल है, ये पोजीशंस ज्यादा वल्नरेबल हैं करप्शन के लिए, तो मैं यहां पे क्या प्रिंसिपल अप्लाई करूंगा? क्या सपोज मुझे लगता है कि यार ये जो सब्सिडी जाती थी ना, ये सब्सिडी जो जाती थी ये लीकेज काफी हो रही थी, तो मैंने आइडेंटिफाई किया, तो मैंने क्या निकाल लाया? मैं डीबीटी निकाल लाया। नाउ डीबीटी का इंप्लीमेंटेशन इज एथिकल मैनेजमेंट, बट जब मैंने सोचा होगा, कंटेम्पलेट किया होगा कि यार इस सब्सिडी के तरीकों को कुछ और निकालना पड़ेगा, और जब मैं कंटेम्पलेट करके लाया इस चीज को, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स। क्योंकि मैंने एक रिस्क को आइडेंटिफाई किया मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कि यहां पे एक लूप होल है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? एथिकल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट एथिक्स में डिफरेंस समझ में आया? यस और नो? मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स विल ऑल्सो रिक्वायर, वंस आई आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल, हाउ विल आई इंप्लीमेंट देम? शैल आई ट्रेन माई एम्प्लॉय? अभी मैं बोल दूं मैंने एक प्रिंसिपल बना लिया भाई, मैंने एक प्रिंसिपल बना लिया कि जेंडर सेंसिटिविटी होनी चाहिए सब, स्पेशली फॉर द पर्सपेक्टिव फ्रॉम पुरुष, मेल्स की तरफ से फीमेल्स के लिए जेंडर सेंसिटिविटी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं है। और अगर मैं सेंसिटिव ट्रेनिंग लेके आता हूं तो ये
सेंसिटिव ट्रेनिंग लाने का जो पार्ट है, ये किसका पार्ट होगा? ये मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स का ही तो होगा कि मैं उसको इंप्लीमेंट कराने के बारे में कैसे सोच रहा हूं। अब मैं अपने एम्प्लॉयज की कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में कैसे सोच रहा हूं। आ रही मेरी बात समझ में आपको? बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स इज मोर लाइक R&D, कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हो एथिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में और वो चीज कैसे अप्लाई होगी। इट इज अबाउट फॉर्मुलेशन ऑफ एथिक्स फॉर द सिस्टम। क्या कोड, नॉर्म्स, पॉलिसी क्या बनाते हैं, कैसे वो एनवायरमेंट बनाते हैं, लाइक दैट। एथिकल मैनेजमेंट जो जो आपने वर्क कल्चर में पढ़ा है वो सब अच्छा जो वर्क कल्चर में पढ़ा है। कितने लोग समझ पाए इस बात को कि एथिकल मैनेजमेंट बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले पॉइंट में सारे लिख दूंगा, एथिकल मैनेजमेंट के पॉइंट में सारे लिख दूंगा। यही क्लैरिटी चाहिए आपको और कुछ नहीं चाहिए। ट्राई टू लिंक द सिलेबस टॉपिक विद द क्वेश्चन, ट्राई टू लिंक देम। अरे मेरी बात समझ में? फ्लैश ऑन है आपका जी, कुछ पूछ रहे थे आप जी? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट का इंप्लीमेंटेशन वाला जो पार्ट है वो एथिकल मैनेजमेंट है। कि भाई आपने ये सब बना दिया, लेकिन आपने पहले सोचा कि यार मुझे मेरी कंपनी में एक लॉ बनाना पड़ेगा। पहले तो लॉ नहीं था, लॉ तो अब आया है। मेरी कंपनी में ना ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए, एक शी बॉक्स बनाना चाहिए जो कंप्लेन लेगा। ये मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स है कि आप मैनेज कर रहे हैं कि वो कैसे इंप्लीमेंट होगा। इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, दैट इज एथिकल मैनेजमेंट, रनिंग थिंग। हाँ, यस। अब मेरा पॉइंट आपसे यह है कि जब आपको ये इतना समझ में नहीं आ रहा है, तब एक्चुअल एग्जाम में इसको आप कैसे लिखेंगे, ये क्लैरिटी आपको थोड़ी आई क्या? ये क्वेश्चन दोबारा आए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये क्लैरिटी कि मैं शब्दों का संग हेराफेरी कैसे करूं। अरे यस और नो? तो एथिकल मैनेजमेंट आते ही दिमाग में वर्क कल्चर आ जाना चाहिए था। यस। अगला क्वेश्चन, करंट इंटरनेट डिस्पेंशन हैज इंस्टिल्ड ए डिफरेंट सेट ऑफ कल्चरल वैल्यूज विच आर ऑफन इन कॉन्फ्लिक्ट विद ट्रेडिशनल वैल्यूज। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है? कितने लोगों ने आंसर राइटिंग नहीं करी है अभी इन क्वेश्चंस पे जो मैं करा रहा हूं? आंसर राइटिंग जरूर करना, ठीक है? अगली बार ये मस्ती मत करना इस प्रोसेस संग। 6 दिन है, यूटिलाइज देम। करंट इंटरनेट डिस्पेंशन has instilled a different set of cultural values which are in conflict with traditional values। पहले तो क्वेश्चन को ही देखते हैं। कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्या ये पॉजिटिव भी हो सकता है? पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, अरे हां कि ना, और नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है। तो एक कैटेगराइजेशन तो मेरा यही बन गया कि एक तो मैं पॉजिटिव सेंस की बात कर लूं, एक मैं नेगेटिव सेंस की बात कर लूं। अब एक नया टेम्पलेट में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप ब्रेक कैसे करेंगे उसको डिफरेंट लेवल पे, ठीक है? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो एक तो मुझे ये दिख गया, कॉन्फ्लिक्ट मैंने कर दिया पॉजिटिव नेगेटिव में। अब दूसरा पार्ट आ रहा है कल्चरल वैल्यूज। किस चीज की कल्चरल वैल्यूज? पॉलिटिकल कल्चरल वैल्यूज, सोसाइटी की कल्चरल वैल्यूज। भाई कल्चर तो ऑर्गेनाइजेशन की कल्चरल वैल्यूज, प्राइवेट सेक्टर की कल्चरल वैल्यू अलग होगी देन पब्लिक सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन। यस और नो? सो अब डिफरेंट लेवल पे तोड़िए उसको कि सोसाइटी की कल्चरल वैल्यूज क्या होंगी, पॉलिटिकल कल्चरल वैल्यूज क्या होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चरल वैल्यूज क्या होंगी, इकोनॉमिक कल्चरल वैल्यूज क्या होंगी, और इनमें ट्रेडिशनली क्या था और करंट में क्या है। ट्रेडिशनली क्या था, करंट में क्या है। तो ट्रेडिशनली रेस्ट, आई थिंक ये वो लिखा हुआ है, मतलब करंट वाला ये है, पॉजिटिव वाला है ना, और ये ट्रेडिशनल है। तो ट्रेडिशनली सुपरस्टिशंस थे, रैशनैलिटी आई, पेट्रियार्ची थी, जेंडर इक्वलिटी आई, अनटचेबिलिटी थी, ह्यूमन डिग्निटी आई, रेसिज्म था, इक्वलिटी आई, एक्सक्लूसिविटी थी, इंक्लूसिवनेस आई। सिमिलरली पॉलिटिकल कल्चर पे ट्रांसजेंडर्स की जैसे बात करिए, लिबर्टी की जो पहले नहीं था उनको रिकॉग्नाइज किया गया एक्ट के थ्रू। यस और नो? करंट इंटरनेट डिस्पेंशन। एडमिनिस्ट्रेटिव बात करें तो ब्यूरोक्रेसी में कैसे इंटरनेट ने चेंज लाया। पहले सीक्रेसी की कल्चरल वैल्यू थी, अब वो ट्रांसपेरेंसी की ओर चली गई। फॉर एग्जांपल
कुछ भी लिख दो आप, आरटीआई लिख दो, ऑनलाइन आरटीआई। आ रही मेरी बात समझ में आपको? इकोनॉमिक कल्चरल वैल्यू की बात करूं तो कैसे ओपन मार्केट की ओर जा रहा है, मेरिट बेस्ड चीजों की ओर जा रहे हैं, अदर नेपोटिज्म। यस, अगर मैं नेगेटिव पार्ट की बात करूं तो पहले कुछ अच्छा भी था। यस और नो? देन कंज्यूमरिज्म वर्सेस कंटेनमेंट, कि कंटेनमेंट जो पहले था अब वो कंज्यूमरिज्म की ओर जाता जा रहा है। सिमिलरली फैमिली का जो ब्रेकडाउन हो रहा है, मैरिज एज इंस्टीट्यूशंस का कैसे ब्रेकडाउन हो रहा है। आ रही मेरी बात समझ में आपको? लेकिन क्या ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहती हैं? नहीं, इंटरनेट की वजह से ट्रेडिशनल वैल्यू बढ़ी भी हैं, अपने आप में बढ़ी भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूज ऑफ भारत मैट्रिमोनियल टू प्रमोट इंट्रा कास्ट मैरिज, क्योंकि वाइडर चॉइस है। यस और नो? यूज ऑफ ई कॉमर्स टू प्रमोट इंडिजिनस क्राफ्ट, ट्रेडिशनल वैल्यू को आप बढ़ा रहे हो। यस और नो? So basically, how I am looking at this question is that I am breaking down this conflict part into positive and negative, and then this cultural value पे मैं खेल रहा हूं कि मैं different type की cultural value में कैसे दिखाऊं, वो conflict को मैं कैसे दिखाऊं। मैं एकदम बहुत क्लियरली डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, ये जो कंटेंट का है ऐसे मत सोचना कि मैं भी इतने नहीं होगा 10 मार्कर में आपसे, अगर लेकिन मैं आपको नहीं करके दिखाऊंगा तो आप सीखेंगे नहीं। फूड चेन प्रिंसिपल है ना, यहां 100 लिखूंगा तो कितना परसेंट जाएगा आपके दिमाग में? 10%, है ना। कम से कम दिमाग खोलना आपको आना चाहिए, इसलिए ये बड़ा करके दिखाया गया है। लेकिन अगर आपको काटना ही है तो आपको इस डेप्थ को काटना है, डायमेंशंस को नहीं काटना है। जैसे ये आना ही चाहिए, 1-2 लेवल पे आपको खोलना ही चाहिए, ये आना ही चाहिए, ये आना ही चाहिए यहां, लेकिन भले 1 लिख दो यहां, इसके अंदर भले ही 1 लिख दो, वो चलेगा क्योंकि 10 मार्क का है, नहीं है इतना स्पेस। लेकिन मैक्रो स्ट्रक्चर इस तरीके से गढ़ना है अपने आंसर का। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। कंक्लूजन में यू कैन टॉक अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ रेगुलेशन, मॉडरेशन एंड सेल्फ कंस्ट्रेंट, एंड हाउ द रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी इज गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक मिनट, ठीक है। सो look at the template of this question, that how I am breaking down different aspects of a particular keyword here is cultural values. ये बहुत जगह अप्लाई होगा, मैं बताऊंगा आपको आगे, इसको देखिए ध्यान से। यस और नो? जी, आप कुछ डाउट पूछ रहे थे। हाँ बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल अच्छा आंसर है वो। अगर ये वाला भी लिखा है तो लास्ट में कि स्ट्रेंथनिंग कैसे रहता है। ओपन एंडेड क्यों रहेगा भाई? लास्ट में आप बताओगे ना कि जो नेगेटिव पार्ट को कम कैसे करना है, रेगुलेशन, मॉडरेशन, सेल्फ रिस्ट्रेन। ओपन एंडेड कहां है? पॉजिटिव नोट पे खत्म हुआ है, ओपन एंडेड नहीं है। इंट्रो इसका आएगा डिजिटल एज के ऊपर, कि हमारी लाइफ में कैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रही हैं, कैसे मतलब इंटरनेट कितना परवेजिव हो गया है, इसीलिए वो समाज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, वहां से क्वेश्चन आएगा। जी सर। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे देना, एक दो एग्जाम्पल भी ऐड कर देना, हो जाएगा। एनी डाउट ऑनलाइन वालों? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, करंट इंटरनेट, ये यूपीएससी ने नाम चेंज कर दिया, वही है। इंटरनेट से लिंकेजेस दिखने चाहिए बस। जी
अच्छा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे लिखोगे ना, इस पॉइंट को लिखना कैसे, तो मैंने खाका बता रहा हूं आपको, आपको इस पॉइंट को लिखना भी कैसे है। जैसे आपको जेंडर इक्वलिटी वर्सेस पेट्रियार्ची लिखना है, तो फॉर एग्जाम्पल मी टू मूवमेंट ऑन सोशल मीडिया, मैं इंटरनेट का ही एग्जाम्पल लूंगा यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है दिखाना। या एक मिनट, या सोशल मीडिया का कोई एग्जाम्पल, या मीडिया का कोई एग्जाम्पल, या डिजिटल कोई भी चीज का एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल उसका आएगा फिर। ये खाका मैंने बताया है आपको जी। नहीं तो जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी उसको एक्सप्लेन मत करिए, एग्जाम्पल लिख दीजिए, फॉर एग्जाम्पल दिस, वहां खोलिए। देखो ये क्वेश्चन है ना, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, देख पा रहे हो, मतलब एनालिसिस उतनी नहीं है, लेकिन डेप्थ डायमेंशन खोलनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा केवल एक ही डायमेंशन खोल के आएगा उसको नंबर नहीं मिलेगा, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां डायमेंशन खोलनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? ये कंक्लूजन में बहुत अच्छा लगे, कंक्लूजन एनालिसिस देखो, रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटल इंस्टीट्यूशन देखो यहां पे कंक्लूजन में, क्योंकि आप बता रहे हो, वे फॉरवर्ड ही बता रहे हो, आप जो बता रहे हो ये एक फिनोमिनन बता रहा है, दिस इज ए फिनोमिनन, कि भैया एक्स आया वाई हो गया, फिनोमिनन है, दिस इज एन फिनोमिनन। आप बता रहे हो रीजनिंग उसके पीछे, सर ये इसलिए हुआ क्योंकि सोशलाइजेशन फेल हो गया, मैं सॉल्यूशन में उसको लेके आ रहा हूं, एनालिसिस को मैं बाद में लेके आ रहा हूं, मैं छोड़ नहीं रहा उसको। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, तो ऐसा लोड मत लेना अगर लग रहा हो ना आप पहली बार कर रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं करना है कि मस्ती मारो घर पे जाके, है ना, थोड़ा सा सोचना कि और कैसे सोच सकते हैं और क्या कर सकते हैं। जी आप कुछ पूछ रहे थे, कोई तो पूछ रहा था, हाँ। ये आप यही लिख रहे हो बेसिकली, स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यू, रिवाइवलिज्म इज नथिंग बट दैट ओनली, कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रूव कर रहे हो। चलें आगे चलें, यस। हाँ ये अच्छा आएगा, ये वर्चुअल सॉलिडरिटी, ये अच्छा अच्छा पॉइंट है। प्रिया नाम है आई थिंक आपका, डिस्कवरी का नाम प्रिया था शायद, प्रिया था। ये वही प्रिया है क्या जो आ रही थी क्लास में, अभी ऑनलाइन हो गई हैं? नहीं वो तो आप हैं, आप प्रिया हो, आपका नाम प्रिया है? अच्छा तो एक और प्रिया है इसका मतलब, ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन था आपके लिए, कर ही दिया होगा। मीडिया एथिक्स सीम्स टू बी डिक्लाइनिंग इन प्रेजेंट टाइम्स, एथिकल इश्यू दैट प्लेग इंडियन जर्नलिज्म। ये तो सीधा सीधा नोट्स आउट के आया क्वेश्चन, कर दिया ना भाई, ये तो 8-9 पॉइंट लिखे इसमें अच्छे से विद एग्जांपल्स, यस पक्का। अरे भाई कितना फोटो खींचोगे, आपके पास है ये कंटेंट इकट्ठे करने पे लगे रहते हो, याद करते हो घर जाके, एग्जैक्ट कंटेंट है आपके पास, एग्जैक्ट कंटेंट है आपके पास, यू हैव दिस कंटेंट ऑलरेडी। ठीक है, तो करेंट डिस्कस इसको, आई थिंक नहीं ना, ये तो स्टेट अवे क्वेश्चन है आपके मीडिया उससे, एथिकल इश्यू। कंक्लूजन में इसका मीडिया स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर आएगा मीडिया एथिक्स से आप क्या समझते हैं, इंट्रोडक्शन वहां से आएगा। हाउएवर प्रेजेंट टाइम्स हम देखते हैं कि डिक्लाइन हो रहा है, कैसे डिक्लाइन हो रहा है, ये कंटेंट पूरा एज इट इज आ जाएगा विद एग्जांपल्स। ठीक है, उसके बाद आएगा वे फॉरवर्ड कि आगे इसको क्या कर सकते हैं, तो उसमें आप कोड ऑफ एथिक्स फलाना ढिमकाना वो लिख सकते हो। उसी का पार्टी है, उसी का सब पार्टी है बेसिकली, जर्नलिज्म मतलब ब्रॉड ही है वो। आप नैरो करने जाओगे तो आप ही के पॉइंट कम पड़ जाएंगे, मतलब ओनरशिप का जो पैटर्न है वो जर्नलिज्म को इंपैक्ट कर रहा है ना। कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझसे पूछ लीजिए, वैसे मैंने डिस्कस कर चुका हूं, मैं हर पॉइंट को मैं डिस्कस किया है मैंने ये।
ये खुद के सजेशन नहीं, कोई कमेटी का सजेशन लिखिए यहाँ पे। कौन कौन से वैल्यूज होने चाहिए ये की बजाय एक्शनेबल उसको कुछ बनाइए कि आपको एक सेल्फ, जैसे प्रेस पीसीआई क्या नाम है उसका, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं वो आएगा कि उसको क्या करना चाहिए और किस तरह के रेगुलेशंस होने चाहिए, वो उस पर बात ज्यादा होगी। या गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट देने के कुछ गाइडलाइंस होने चाहिए कि कैसे सारा जो एडवर्टीजमेंट है वो एक ही कंपनी को ना चला जाए, ये इंश्योर किया जाए। एक्शनेबल पॉइंट, वे फॉरवर्ड इज मोर एक्शनेबल। वैल्यू की जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो इंट्रोडक्शन में। मीडिया एथिक्स रेफर्स टू द स्टैंडर्ड्स, किस किस के लिए होते हैं, ब्रॉडली क्या स्टैंडर्ड है, ये ज्ञानबाजी ऊपर इंट्रोडक्शन में। हाँ, अब देखो मीडिया इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी, ये कंक्लूजन में अच्छा है कि नहीं, आप बताओ। कंक्लूजन में अच्छा है ये, यही डिफरेंस है, समझिए। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन डिफरेंट है क्योंकि मीडिया का इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी में बता रहे हैं। बेसिकली आप क्या बताना चाह रहे हैं, आप इंपॉर्टेंस बता रहे हैं मीडिया की, तो इंपॉर्टेंस वाली बात कंक्लूजन में ज्यादा अच्छी लगती है। इंट्रोडक्शन में उस चीज को ब्रीफली इंट्रोड्यूस करिए, डिफाइन करिए। डिफरेंस है दोनों में। अभी मैं आपको ऐसे जब पढ़ाऊंगा ना कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन में, वो और क्लियर हो जाएगा आपको कि डिफरेंस क्या है एक्चुअली में दोनों में। जबरदस्ती बहुत ज्यादा घुस जाएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, पॉजिटिव पार्ट दिखा भी सकते हो स्टार्टिंग में, बिल्कुल दिखाना भी चाहिए इनफैक्ट। ठीक है, चलें आगे। हाँ जी सर, बैठ के बात करो भाई। हाँ, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कोट कर सकते हैं, बिल्कुल कोट कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में कोट हो जाएगा। इट इज ऑल्सो हाईलाइटेड बाय इंडियाज पुअर रैंकिंग इन 140-42 कितनी है, 142 के आसपास ही है ना कुछ। हाँ, चलो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक? स्पिरिट ऑफ सर्विस इज बेसिकली डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, यस और नो? तो कितने लोगों ने उसी कॉन्टेक्स्ट से क्वेश्चन लिखा? इसमें क्या कीवर्ड था डेफिनेशन में? पैशनेट कमिटमेंट। ठीक है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में लिखा आपने रिलेवेंस इनोवेशन के लिए चाहिए, चलता एटीट्यूड के बियॉन्ड काम करने के लिए चाहिए। तुम यार ऐसे क्रिएट कर रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, जैसे याद नहीं किया। ठीक है, तो ये कर दिया होगा, ये वही वाला पार्ट है, लास्ट माइल जाने के लिए चाहिए। फोटो दिखाया था ना आपको, एक महिला थी जो वैक्सीन देने जा रही थी अपने बच्चे को हाथ में लेके, दैट इज गोइंग द लास्ट माइल। वो बिना स्पिरिट ऑफ सर्विस के नहीं होगा, इसीलिए चाहिए। तो एग्जैक्टली वही एग्जाम्पल आने चाहिए जो उस कॉन्टेक्स्ट में फिट हो। ये तो कर दिया होगा। करेज ऑफ कॉन्विक्शन का बताइए कहां कहां रिलेवेंस है? करेज ऑफ कॉन्विक्शन डिलेमा सॉल्व करने में रिलेवेंस है, यस और नो? वो सारे सिचुएशन जहां डॉक्ट्राइन और डबल इफेक्ट लग रहा है, वहां पे करेज ऑफ कन्विक्शन बहुत जरूरी है। क्योंकि डॉक्टर डबल इफेक्ट का मतलब क्या है कि कुछ नेगेटिव भी होने वाला है और आपको पता भी है पहले से, फिर भी आप किसी रैशनल बेसिस पे वो डिसीजन ले रहे हो। विसिल ब्लोइंग इज दैट थिंग, लाठी चार्ज इज दैट थिंग, ब्लोइंग वॉर, विसिल ब्लोइंग, ये सब वही वाला पार्ट है, अबॉर्शन। तो इन सब में करेज ऑफ कन्विक्शन होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं हम पूरे कन्विक्शन से कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड वाला जो आर्गुमेंट है कि बस सोनू जी बस बंद कर रहे हैं। ठीक है, डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड में मतलब अगर आप अच्छे आदमी परेशान आपको किया जाएगा तो अनटिल आप करेजियस नहीं हो, अपने आप में कॉन्विक्शन आपके अंदर नहीं है, तो आप अपने प्रिंसिपल पर स्टेडफास्ट नहीं रह पाएंगे। ट्रांसफर हो रहा तो आप बोलेंगे भैया ट्रांसफर रोक दो, मिलजुल के कुछ कर लेते हैं। तो कॉन्विक्शन होना बहुत जरूरी है, यस और नो? डिलेमा सॉल्व करने में भी बहुत जरूरी है, यस? ये तो हो ही गए होंगे। इंटीग्रिटी परसिवरेंस, एक मिनट, इंटीग्रिटी परसिवरेंस तो हो गए होंगे, यस? हाँ जी, क्या नहीं सोच पा रहे थे आप करेज ऑफ कन्विक्शन में? ऊपर ऊपर से क्यों समझे भाई, इतनी बार तो बता दिया।
यार ऐसे मत, मेरा दिल टूट जाता है तुम ऐसी बातें करते हो, तो सही बता रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो ये अच्छा एग्जाम्पल है, ये डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड का एग्जाम्पल है अशोक खेमका का। डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड मेरा वर्ड है, मैंने आपको समझाने के लिए दिया हुआ है, ये ब्रॉड कैटेगरी है, तो बिल्कुल आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल भगवान राम 14 साल के वनवास में रहे, है ना, इवन दो भरत उनके पास गए मिलाने, क्या कहीं नहीं बोला वापस आ जाओ, पर करे जो कन्विक्शन था, प्रॉमिस पूरा करना है, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। देन आई थिंक अभी 5 बजे क्लास थी, कुछ 15 मिनट का गैप रखना पड़ेगा अगली बार से क्लास में। कितना क्वेश्चन रह गया है अभी? 2 रह गए, अगली क्लास में कर लेंगे उनको। ठीक है, अभी यार मुझे थोड़ा सा एक वो सॉल्व कर दो, मेरे लिए हेल्प करो कि अभी ना मुझे मिल गई फाइनल की टिकट अभी थोड़ी देर पहले, मैच की, वर्ल्ड कप की। ठीक है, सो टुमारो आई शैल बी इफ यू अलाउ। ठीक है, तो मैच देखने का मन है। सो क्लास सुबह कर लें कल की, इंस्टेड ऑफ आफ्टरनून 2:30 बजे कल वाली क्लास सुबह कर लेते हैं। कल 2 ऑप्शन है अपने पास, या तो एसएससी क्लास कर लूं मैं, या मैं एक बड़ी क्लास इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के एसए की ले लूं। एसए की ले लूं, एसए की ले लूं कल क्लास। ठीक है, तो कल ऐसा, कल कितने बजे सुबह बताओ, सुबह मुझे फ्री करो आप, क्या कि मैं आफ्टरनून में निकल सकूं। हाँ क्या 9-10 के बीच में कर लूं एक क्लास, एक दिन की बात है भाई, 9 बजे 9-10 के बीच में कर लूं क्लास एक। ठीक है, तो कल एसए का पूरा करा देंगे, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन दोनों क्लास करा दूंगा कल। ठीक है बसु जी, प्रॉब्लम है? अरे बोलो भाई, प्रॉब्लम है तो बताओ। एक ही कराना है तो एक ही कराऊंगा, अगली में करा दूंगा उसको। आप बताओ क्या कराना है, पूरा करा दूं कल, एक एक करके कराऊं? नहीं, खत्म करने का बात नहीं है, आपको किसी को जल्दी ज्यादा है तो मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर में डलवा दूंगा कंक्लूजन का, वो आप देख लेना। ऑफलाइन तो होगी क्लास, आपके पेस पे कराऊंगा, आप बता दो आपका मन क्या है, वैसा होगा क्लास। इंट्रोडक्शन कराऊं कल खाली? ठीक है, तो टाइमिंग में 9-10 बजे के बीच में रख लूं एक टाइमिंग। ठीक है, एथिक्स का क्लास फिर कल नहीं करते हैं, क्योंकि एक ही कर पाऊंगा, मैं दोपहर में चला जाऊंगा। तो एथिक्स का क्लास हम ट्यूसडे को रिज्यूम करेंगे फिर। ठीक है, मंडे में ट्रेवल करूंगा, और संडे को फिर छुट्टी नहीं रखेंगे, अगला जो संडे आ रहा है उस समय क्लास ले लूंगा, फिर लगातार ही पूरा कोर्स आपका लगातार खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप बताइए, मैं तो काफी हेजिटेंट था इस चीज को लेके, जस्ट लेट मी नो अगर कोई इश्यू तो नहीं है किसी को। अरे बोलो भाई, है फाइनल इंपॉर्टेंट है। हाँ टिकट हो गई ना, अभी लेके आया ना टिकट। टिकट मिल गई मुझे रास्ते में, किसी ने दे दी, इसलिए। ट्यूसडे को होगा, ट्यूसडे को तो क्लास होगी ही। हाँ, टेस्ट के बाद डिस्कशन ऐसे ही होगा ट्यूसडे को। तो कल क्या डिसाइड हुआ है अपना? एसए का टाइमिंग 9-10 के बीच में कोई टाइम बता दूंगा आपको। ठीक है, मैसेज कर दूंगा। और ठीक है, ठीक है, आफ्टरनून में ना, मैं ना एक्चुअली क्या है, 2 ट्रेन है, मैं आपको बता देता हूँ, मतलब उसका मुझे कंफर्मेशन 11 बजे ही मिलेगा कि वो किस में कंफर्मेशन है, किससे मैं जा रहा हूँ। अगर वो रात वाली होती तो मैं क्लास एथिक्स की भी ले सकता हूँ कल, तो कल का कल बताऊं कैसा करें। एक मॉर्निंग का तो कंफर्म है क्लास, 10 से 12 तो क्लास कर ही लेंगे, और मैं सोच रहा हूं कि एथिक्स भी मैं कर सकता हूं अगर मैं रात वाली ट्रेन से गया तो, इसलिए कह रहा हूं। कल ही बता दूं? ठीक है, तो ऐसे की क्लास में इंफॉर्मेशन कर दूंगा कि ऐसी क्लास होगी कि नहीं होगी। ठीक है, ऐसे की तो हो ही रही है, एग्जैक्ट टाइम आपको मेल आ जाएगा कि 9 के 10 है क्या है, वो एग्जैक्ट टाइम आपको आ जाएगा। ठीक है, एथिक्स का भी मेल, एथिक्स का मेल पर 11 बजे आएगा, 11-12 बजे आएगा। ठीक है, ठीक है, देन बाय बाय। एसए की क्लास कल है कंफर्मेशन, एसएससी क्लास मैं 11 बजे कंफर्म करूंगा। ठीक है।